सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, इतने दिनों से हमारी ट्रांसलेशन की ये सीरीज चल रही है और अब हम लगभग इसके एंड के आसपास आ ही पहुंचे हैं, क्योंकि अब बस यही चीजें हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ही हैं और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना ही है जो लगातार चलता रहेगा। लेकिन अब हम इस लायक हो गए हैं कि जो हमारे चैप्टर्स हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो हमारे आंसर्स हैं, उनमें हम लोग सिंपल और कॉन्टिन्यूअस टेंस देखना शुरू करें। इसलिए आज के लेक्चर में एक अलग सा आपको होमवर्क देने वाला हूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, आपको अपने लिटरेचर बुक्स के करीब ले जाने वाला होगा, चाहे आप 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, 11th के हैं या 12th के हैं। ठीक है गाइज, तो आइए इसको आज के सेशन को पहले शुरू करते हैं, उसके बाद में लास्ट में हम इस बारे में बात करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले हमारे आंसर्स आ जाएंगे। लास्ट हमारा जो होमवर्क था उसे चेक कर लीजिए। कार इंश्योरेंस कंपनियां पैसा कमा रही है, तो यहां कार इंश्योरेंस कंपनियां क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया। कार इंश्योरेंस कंपनियां क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। उसके बाद कमा रही है, मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या कमा रही है, पैसा, तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाऊंगा, तो कार इंश्योरेंस कंपनीज सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग इज एम आर लगाऊं, क्या लगाऊं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब लगाऊं, मेक का क्या बन गया, आईएनजी लगाकर मेकिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ये हो गया मेरा मेन वर्ब और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से लास्ट लेक्चर में मैंने बनाना बताया था, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। कुछ लड़कियां कक्षा में गीत गा रही थी, कुछ लड़कियां गा रही थी गीत कक्षा में। देखो, हिंदी में बोलते टाइम मैंने कैसे बोला और इंग्लिश में बोलते टाइम मैं कैसे बोल रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा हूं सेंटेंस को, मैं ढूंढ रहा हूं मेरा सब्जेक्ट कहाँ है, मेरी वर्ब कहाँ है, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है। ये क्या है, ये भैया मेरा एडवर्ब है, क्रिया के होने का स्थान बता रहा है कि कहाँ हो रही है क्रिया। तो कहाँ हो रही है क्रिया, कक्षा में हो रही है, तो मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज बन रहा है। तो भैया सबसे पहले सब्जेक्ट मांगा, तो मैंने सब्जेक्ट दे दिया सम गर्ल्स। उसके अकॉर्डिंग मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो लगा दिया आर। मेन वर्ब लगानी है तो सिंग प्लस आईएनजी, सिंगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है तो मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया सॉन्ग्स। उसके बाद कक्षा में, तो इन द क्लास या इन द क्लास रूम, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। बस कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर अगर कक्षा आए तो क्लास लगाओ, कक्ष आए तो क्लासरूम लगाओ, लेकिन हम कक्षा को, कक्ष को दोनों को क्लास या क्लासरूम दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, आई एम फाइटिंग द इलेक्शन। ठीक है, तो मैं लड़ रहा हूं, क्या लड़ रहा हूं, इलेक्शन, तो आई एम फाइटिंग द इलेक्शन। सब लोग आपको देख रहे हैं, तो सब लोग, ऑल द पीपल देख रहे हैं। लुकिंग, और लुकिंग से पहले लगा आर, किसे, आपको, यू, तो ऑल द पीपल आर लुकिंग यू, सारे लोग आपको देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहां आकर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आपने ही तो कहा था लुक का लुकिंग नहीं होता है, लेकिन जब देखना आता है क्रिया के रूप में तो लुक का लुकिंग हो जाता है। जब क्रिया के रूप में देखना आता है तो लुक का लुकिंग हो जाता है, लेकिन जब लुक आता है दिखना के अर्थ में, लगना के अर्थ में, प्रतीत होना के अर्थ में, तब लुक का लुकिंग नहीं होता है। ध्यान रखना, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है, लुक का लुकिंग यहां पर नहीं होना चाहिए। मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं, मैं कैसा प्रतीत हो रहा हूं, मैं कैसा लग रहा हूं, यहां पर लुक का लुकिंग नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को देख रहा हूं, आई एम लुकिंग एट यू, तो यहां पर लुक का लुकिंग हो जाएगा। मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरा अपीयरेंस कैसा है, उसके अर्थ में लुक का लुकिंग नहीं होता है। लेकिन जब मैं आंखों से देखने की क्रिया निरंतर कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं, तब मैं लुक का लुकिंग कर सकता हूं। ठीक है, कार पर कार आ रही है। अब यहां पर क्या हो गया, कार पर कार आ रही है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे समझ लेंगे कि ये कार चल रही है, इस पर एक और कार आ रही है, तो ये कार पर कार आ रही है। ऐसा नहीं है, कार पर कार कैसे आ सकती है यार, कार पर कार तो आ ही नहीं सकती ना, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो कार पर कार आ रही है, इसका मतलब एक के बाद एक कार आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। तो कार पर कार आ रही है, इसका मतलब एक के बाद एक कार आ रही है, तो कार आफ्टर कार। अब ये हमारा फ्रेज है, पता है आपको,
जो अपन ने सेकंड थर्ड लेक्चर में वो करा था ना डिस्कस, कि भैया इसके अंदर जेरेंट्स भी आ जाते हैं, फ्रेज भी आ जाते हैं, हाँ, इन्फिनेटिव्स भी आ जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है, क्लॉजेस भी आ जाते हैं, तो उनमें से फ्रेज है। कार आफ्टर कार इज, अब देखो दो कार है लेकिन फिर भी इज लगा, आर नहीं लगा, क्योंकि कार आफ्टर कार अपने आप में एक सिंगल सब्जेक्ट है। कार आफ्टर कार इज कमिंग, कार के बाद कार आ रही है, या कार पर कार आ रही है। नेक्स्ट आ गया, ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, थर्ड पोजीशन पे नॉट लगाना है, बाकी सब पहले की तरह। हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल सेम। अगर यहाँ हम फिल्म देख रहे हैं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम देख रहे हैं फिल्म यहाँ नहीं, इस तरीके से देखना है ना। मैं ऐसे पढ़ता हूँ हिंदी के सेंटेंस को क्योंकि जब भी ट्रांसलेशन की बारी आती है ना, तो ट्रांसलेशन की बारी में हमें ये देखना पड़ता है, हमें इस चीज को समझना पड़ता है कि हम सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं, अपना ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं और अपना मेन वर्ब ढूंढ रहे हैं। उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है हम उन्हें देख रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट वॉचिंग द फिल्म हियर, बिल्कुल सही बन जाएगा। हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ रहा है, द एयरप्लेन इज नॉट फ्लाइंग इन द एयर, बिल्कुल। लोग विदेश नहीं जा रहे हैं, तो पीपल आर नॉट गोइंग टू अब्रॉड। अब देखो विदेश के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अब्रॉड का इस्तेमाल करते हैं। सीता नहीं बोल रही है, सीता इज नॉट स्पीकिंग। अब कहाँ नहीं बोल रही है, तो देखो मैं यहां पे जोड़ देता हूं, संसद में। अब अगर मैं यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगा दूं ना तो मेरा काम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर संसद में मुझे बताना है तो इन पार्लियामेंट मैं कह सकता हूं। सीता नहीं बोल रही है, सीता इज नॉट स्पीकिंग, फुल स्टॉप, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं एडिशनल बात जोड़ता हूं संसद में, सीता संसद में नहीं बोल रही है, तो इन पार्लियामेंट मेरा सेंटेंस यहां पर हो जाएगा। क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है? क्या आप, अब देखो कल मैं अपन ने कुछ बात की थी कि WH वर्ड कहाँ लगते हैं। पहले देखो क्या इन सारे सवालों का जवाब यस और नो में दिया जा सकता है क्या, हाँ या ना में दिया जा सकता है क्या? क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है, हाँ या ना बोल सकता हूँ। क्या आप अमेजोन पर स्मार्ट वॉच खरीद रहे हैं, हाँ या ना बोल सकता हूँ। क्या ये सब लोग फिल्म देख रहे हैं, हाँ या ना बोल सकता हूँ। क्या तुम ताजमहल देखने जा रहे हो, हाँ या ना बोल सकता हूँ। क्या गाँव में बरसात हो रही है, हाँ या ना में बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ तो सेंटेंस शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। लेकिन आप अमेजोन पर स्मार्ट वॉच क्यों खरीद रहे हैं, ये क्या हटा दो 1 मिनट के लिए, केवल सीखने के नजरिए से। वैसे आंसर ये सही है, मैं कुछ सिखा रहा हूं, ठीक है। आप अमेजोन पर स्मार्ट वॉच क्यों खरीद रहे हैं, क्या मैं इस बात का हाँ या ना में जवाब दे सकता हूं? क्या नहीं दे सकता। और जब मैं इस बात का हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता तो मुझे इस क्यों के लिए क्या लाना पड़ेगा, WH वर्ड लाना पड़ेगा। और वो WH वर्ड क्या है, वाई। WH वर्ड क्या है, वाई, वो WH वर्ड है हमारा। और उसके बाद में बाकी जो आ रहा है ना कि हेल्पिंग वर्ब और ये सब, ये बिल्कुल सेम चलेगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कल वाले कॉन्सेप्ट को एक बार यहाँ पर देख रहे हैं, ओके। ये बस एक बार बीच में बता दिया मैंने, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक बच्चे ने कल परसों में एक वीडियो बना लिया था, है ना वही जो सारे टीचर्स को जिस बात का डर होता है, क्लिप्स काट काट करके और उसका एक वीडियो बना दिया, जिसमें एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि भाई सर आप लाइव क्लास में था, सर आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, तो मैंने जवाब दे दिया, उसमें मजा आ रहा है कंफ्यूज करने में। ऐसा मतलब वो हंसी मजाक के हिसाब से बोला जाता है, उसमें कोई ऐसा सीरियस इंटेंशन नहीं होता कि आप लोगों को परेशान करके मुझे कुछ सच में मजा आ रहा है। लेकिन ऐसा मत कीजिए ना, अगर आप कोई क्लिप लेते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि भाई उसमें कोई गलत मीनिंग ना हो, है ना, क्योंकि हमारा नाम खराब ना हो तो उस चीज़ की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। एक वो गोबर उठाने वाली बात का उठा लिया था, तो वो ऐसा मत कीजिए, है ना, ये बहुत ही खतरनाक है, हमारे लिए जानलेवा है ये, है ना। हो सकता है मैं फिर कभी अगली बार आपको दिखाई भी ना दूं यहाँ पे उस वजह से। क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है, तो इज ही। अब देखो मैंने क्या करा, केवल और केवल इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह ले लिया, दोनों की जगह चेंज कर दी। वैसे तो आता है ही इज प्लेइंग द क्रिकेट। अब देखो द क्रिकेट आ गया ना, कभी भी किसी खेल के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होता। इज ही प्लेइंग क्रिकेट इवन टुडे, इवन टुडे का मतलब है ये इवन जो आया ना ये भी के अर्थ में आया है। तो इज ही प्लेइंग क्रिकेट इवन टुडे, क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है,
क्या आप अमेजोन पर स्मार्ट वॉच खरीद रहे हैं? आर यू बाइंग स्मार्ट वॉच ऑन अमेजोन? क्या ये सब लोग फिल्म देख रहे हैं? आर दीज ऑल पीपल वॉचिंग द फिल्म? क्या तुम ताजमहल देखने जा रहे हो? आर यू गोइंग टू सी द ताजमहल? बिल्कुल सही, ताजमहल के आगे द आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या गांव में बरसात हो रही है? इज इट रेनिंग? है ना। देखो, जब भी हम कहते हैं ना हिंदी में बरसात हो रही है, ठीक है, तो हम हमेशा इट इज रेनिंग बोलते हैं। इसका रीजन क्या है कि जब भी कोई कार्य प्राकृतिक रूप से होता है और उसे करने वाला कोई कर्ता होता नहीं है, कोई कार्य, कोई क्रिया प्राकृतिक रूप से स्वतः हो रही है और उसे करने वाला कोई, क्रिया को संपादित करने वाला कोई कर्ता नहीं है, तो वहां पर हम इट को कर्ता बना लेते हैं। जैसे कि हवा बह रही है, तो यहाँ पे तो हवा है ना जो बह रही है, तो बहने का काम तो हवा कर रही है, ठीक है। अब मैं कहूँ आग लग रही है, तो इट इज बर्निंग हो जाएगा, क्योंकि आग लग रही है ना, तो उसके लिए तो बर्निंग शब्द आ गया, लेकिन आग लगाने वाला कौन है? कोई नहीं है, तो आप इट का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इट के लिए तो कुछ आया ही नहीं। इट ऐसे वाक्यों में लग जाता है जहां पर क्रिया का संपादन करने वाला कोई नहीं होता, क्रियाएं स्वतः जन्म लेती हैं, स्वतः होती हैं। क्या तुम आज दफ्तर नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे? ठीक है। तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे हो? ये देखो क्यों आ गया ना। अब इसका जवाब तो यस और नो में दिया जा सकता था, इसका जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता था। वाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क? अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे हो? क्या ये लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं? आर दीज गर्ल्स नॉट गोइंग टू स्कूल? क्या धोबी हमारे कपड़े नहीं धो रहा है? इज द वॉशरमैन नॉट वॉशिंग आवर क्लोथ्स? तुम आजकल अपने घर क्यों नहीं आ रहे हो? वाई आर यू नॉट कमिंग टू आर हाउस? अच्छा, हमारे घर है, तो हमारे घर था इसलिए वजह से आर हाउस हो गया, आर होम हो गया। हाँ, इन दिनों, अब देखो ये आजकल या इन दिनों के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? तो नाउ अ डेज एक फ्रेज आती है, एक वर्ड आता है नाउ अ डेज, जिसे हम इन दिनों या आजकल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक और चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो क्या है? इन दीज डेज। एक और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इन दीज डेज, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए गाइस, तो आगे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस की सीरीज में हमारा लास्ट टेंस होने वाला है। भविष्य में हम कल्पना करते हैं कि कोई भी कार्य हो रहा होगा, ठीक है। अब जैसे मैं विद्यार्थियों से बहुत सामान्यतः पूछ लेता हूं, जब मेरे सामने बैठे होते हैं तब, चलो मैं उतने ही सामान्यता से आपसे पूछता हूं, और उतने ही सामान्य तरीके से जैसे आप ऑफलाइन क्लास में जवाब देते हैं, कमेंट बॉक्स में आ जाओ फटाफट से और मुझे मेरी बात का जवाब दे दो। मुझे एक बात बताओ कि कल 10:15 बजे सुबह आप क्या कर रहे होंगे? चलिए फटाफट से इस बात का जवाब दीजिए, इंग्लिश में देना, इंग्लिश में। कल सुबह 10:15 बजे आप क्या कर रहे होंगे? फटाफट से बताओ, क्या कर रहे होंगे कल सुबह आप 10:15 बजे? कमेंट बॉक्स में बताना, लाइव चैट में मत लिखना, मैं देखूंगा भी नहीं। क्या कर रहे होंगे कल सुबह आप 10:15 बजे? 3, 2, 1, चलो। सारे बच्चों ने एक ही आंसर लिखा है, 10:15 बजे हम इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश का लेक्चर ले रहे होंगे, ट्रांसलेशन सीख रहे होंगे। सबका यही जवाब है ना? यही जवाब लिखा सब लोगों ने। किसी का अलग हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन का थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ये बात तो तय है ना कि सभी बच्चों ने ये लिखा कि 10:15 बजे आपका लेक्चर आता है, 10:15 बजे हम इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, ट्रांसलेशन सीख रहे होंगे, राइट। अब मुझे ये बताओ, क्या आप 100% श्योर हो कि कल 10:15 बजे आप यही कर रहे होंगे? तो आप कहोगे हाँ, लेकिन ध्यान रखना, इस कार्य के होने की जितनी संभावना है, नहीं होने की भी उतनी ही संभावना है। हो सकता है कल 10 बजे लेक्चर आए ही नहीं, हो सकता है लेक्चर आए, आपके यहाँ नेट ना चल रहा हो सकता है लेक्चर भी आए, नेट भी चल रहा हो, आपकी नींद ही ना खुले, हो सकता है लेक्चर भी आ जाए, लाइट भी आ रही हो, नेट भी आ रहा हो, आपकी नींद भी खुल जाए,
फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। बहुत सारी संभावना है। तो जितनी पॉसिबिलिटी इस बात की है कि कल ये कार्य इस समय पर हो रहा होगा, उतनी ही संभावना इस बात की भी है कि नहीं हो रहा होगा, क्योंकि भविष्य में होने वाले सभी कार्यों की संभावना में हम मात्र कल्पना ही करते हैं। हम केवल सोचते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो रहा होगा, फिर ऐसा हो रहा होगा, हम सोचते हैं। और उस सोचने का, विचारने का आधार क्या है? वो है हमारी दैनिक दिनचर्या या फिर हमारी कोई प्लानिंग। केवल दो ही कारण हो सकते हैं। जैसे कि मेरे से आप पूछो कि सर कल सुबह 9 बजे आप क्या कर रहे होंगे, तो मेरा ये होगा कि मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं डेली सुबह 9 बजे यहाँ आ जाता हूँ। ओके, तो 9 o'clock मेरा यहाँ आने का टाइम रहता है, तो 9 o'clock मैं यहाँ आ जाता हूँ। और आज के दिन के लिए भी मैंने कल यही कल्पना की थी कि भाई 9 बजे तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस आज आया हूँ मैं 12:30 बजे सोचा तो मैंने भी कल यही था कि 9 बजे ऑफिस जा रहा हूँ, और 9 की तो 12:30 बज गई मुझे यहाँ आते आते। आई बात समझ में? क्योंकि मैं रोज 9 बजे आता हूँ, तो मेरे हिसाब से कल के लिए किसी ने पूछा कल कितने बजे आओगे? 9 बजे, और क्या। लेकिन आज क्या मैं 9 बजे आया? क्या आज 9 बजे कार्य जारी था? क्या नहीं, 9 बजे वह कार्य जारी नहीं था। क्या कल वो 9 बजे कार्य जारी होगा? हाँ, कल 9 बजे आ रहा हूँ मैं। अब भगवान जाने कल 9 का 8 बजे पहुंच जाऊं, 8:30 पहुंच जाऊं, 7:30 ही पहुंच जाऊं कि 11:30 12 बजे तक भी ना पहुंच पाऊं, गॉड नोस, कोई नहीं जानता। लेकिन दैनिक दिनचर्या के हिसाब से जिस तरह से कार्य होता है, हम मानते हैं कि ये कार्य इस समय पर जारी होगा भूतकाल में। या जैसी हम प्लानिंग करते हैं कि कल क्या करना है, कल ग्वालियर जाना है, अच्छा कितने बजे की बस है? 10 बजे की, तो 11 बजे मैं क्या कर रहा हूँ? तो 11 बजे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। ये एक प्लानिंग है। तो इसमें मैं कह सकता हूं कि ये कार्य भूतकाल में इस समय बिंदु पर हो रहा होगा। या नित्य प्रति कोई कार्य किसी निश्चित समय बिंदु पर होता है, तो उसके लिए मैं कल्पना कर सकता हूं कि ये कार्य कल इसी समय पर या भूतकाल में इसी समय पर हो रहा होगा। इस तरह के जब वाक्य बनते हैं तो उन्हें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। आई होप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो गया होगा। एक ताज्जुब की बात और बताता हूं, इधर आओ। यही रूल है इसका। अगर आप रूल और डिनोट्स की भी बात करोगे ना, जैसे हम सिंपल टेंस में बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन और फलाना और ढिमकाना, यहाँ पर ये एक ही रूल है और कोई रूल है भी नहीं इसमें। ये एक ही रूल है कि भूतकाल में किसी समय बिंदु पर किसी कार्य का जारी होना यदि दर्शाया जाए तो उसके लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, वाक्य बनाते हैं फटाफट से विदाउट एनी डिले। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बनाना है, बोलने की जरूरत है ही नहीं। सभी के सभी फटाफट से कमेंट बॉक्स में आ जाओ। मैं हिंदी में वाक्य लिखूंगा, 2 मिनट का टाइम दूंगा, उसको आप इंग्लिश में लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। 4 वाक्य बनाने हैं और उसके बाद सीधा होमवर्क आ जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से देखो इसको क्या बन रहा है यहाँ पे। बनाओ इंग्लिश में। अब भाई हिंदी में अगर मैंने गलत लिख दिया हूं तो प्लीज माफ कर देना। होऊंगा, होऊंगा कैसे लिखते हैं एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, मैं कल घर, सही तो है थोड़ी बनाया धनुष, घर ही तो बनाया। मैं कल घर नहीं जा रहा होऊंगा, इन दोनों को बना लो फटाफट से। वीडियो पॉज कर लो, मैं मेरे आंसर लिख रहा हूं। 3, 2, 1, चलो मैं बना रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो वह कल बाजार जा रहा होगा, मेरा सब्जेक्ट आ गया, वह जा रहा होगा हो गई मेरी वर्ब, बाजार हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया मेरा एडवर्ब जो टाइम बता रहा है। ठीक है, तो वह के लिए आ गया ही के साथ लगा दूंगा विल, बी का बी एज इट इज उतार लूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मांग रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे दूंगा। उसके बाद में टू दे दूंगा क्योंकि गंतव्य का स्थान बताना है ना।
बाजार टुमारो। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा बाजार को बाजार क्यों लिख दिया सर? इंग्लिश में बाजार वर्ड एक्सेप्ट हो चुका है, आप बाजार को बाजार लिख सकते हो, और अगर बाजार ना लिखना चाहो, अगर डर लग रहा हो तो मार्केट कर लेना, और थोड़े कॉन्फिडेंट हो बाजार को बाजार लिखना चाहो लिख सकते हो, इंग्लिश में एक्सेप्टेड वर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आता है मैं कल घर नहीं जा रहा होऊंगा। चलिए, आई शैल नॉट बी गोइंग टू होम टुमारो। ठीक है, ये हमारे दोनों सेंटेंसेस बन गए। थर्ड आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वे पत्र लिख रहे होंगे? क्या वे पत्र लिख रहे होंगे, बनाइए इंग्लिश में, क्या वे पत्र लिख रहे होंगे। अगला बना रहा हूं मैं, क्या हम सब टीवी नहीं देख रहे होंगे? क्या वे पत्र लिख रहे होंगे? क्या हम सब टीवी नहीं देख रहे होंगे? चलिए फटाफट से इसे इंग्लिश में बना दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, फिर मैं आंसर डिस्कस कर रहा हूं। 3 टिक टिक 2 टिक टिक 1, चलो खत्म। क्या वे पत्र लिख रहे होंगे? देखो मैं ये बीच में टाइम का पॉज इसलिए लेता हूं ताकि आप पॉज कर लो वीडियो को और लिख लो है ना, मेरे बोलते बोलते आपको बीच में पॉज ना करना पड़े। ओके, तो पहला क्या है, क्या वे पत्र लिख रहे होंगे, तो वे के लिए आ जाएगा विल दे बी राइटिंग द लेटर कर सकते हो, लेटर कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, द लेटर करना ज्यादा ठीक है। विल दे बी राइटिंग द लेटर, क्या वे पत्र लिख रहे होंगे। क्या हम सब टीवी नहीं देख रहे होंगे, तो क्या बनेगा, शैल वी नॉट बी, देखने के लिए आ गया वॉच से, वॉचिंग टीवी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शैल वी नॉट बी वॉचिंग टीवी, क्या हम सब टीवी नहीं देख रहे होंगे। इस तरीके से इस वाक्य को कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं अपनी किताब पढ़ रहा होऊंगा, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। शैल और विल का ध्यान रखना गाइस, जब आंसर लिखोगे मैं नहीं पूछूंगा, कसम खा के कह रहा हूं कि यहां पर विल क्यों लगाया है, यहां पे शैल क्यों लगाया। जब आंसर लिखोगे ना कभी नहीं टोकूंगा आपको कि बेटा यहाँ शैल मत लगाओ, यहाँ विल लगाओ, यहाँ विल मत लगाओ, शैल लगाओ, कभी नहीं बोलूंगा आपको। लेकिन प्लीज ये जो 20 लाइंस है ना, इसमें शैल और विल का प्रयोग बिल्कुल सही करना। हर सब्जेक्ट के साथ आप विल लगा सकते हो, बिना सोचे समझे, बिना किसी टेंशन के, आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार मेरे कहने पर शैल की प्रैक्टिस साथ के साथ में कर लो, ताकि स्पेसिफिकली पता रहे कि शैल लगता कहाँ है, लंबे समय के लिए याद रहे। ठीक है, तो इसलिए प्लीज शैल और विल का ध्यान रखना, कहाँ शैल लगाना है, कहाँ विल लगाना है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑफ द रूल, इसीलिए कह रहा हूं। ठीक है, तो वह पाठ याद कर रहा होगा, तुम मेरे नौकर को बुला रहे होंगे, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, मैं दिल्ली नहीं जा रहा होऊंगा, वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही होगी, गाय घास नहीं चर रही होगी, वे बाजार नहीं जा रहे होंगे, हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। क्या वह बाजार जा रहा होगा, क्या मैं गांव पैदल जा रहा होऊंगा, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे। ये देख लेना बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, इसको भी थोड़ा ध्यान से ही देखना। मैदान में कौन खेल रहा होगा, इसको भी ध्यान से देखना। फर्स्ट और सेकंड तो इजीली हो जाएगा, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के अंदर देखना WH वर्ड का यूज होना है। क्या वह बच्चा शोर नहीं मचा रहा होगा,
वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? अब स्कूल कौन नहीं आ रहा होगा? क्या वह बाजार नहीं जा रहा होगा? परसों हम कब काम नहीं कर रहे होंगे? इस तरीके से आप इन सारे सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से, जैसे अब तक करते आए हो, रूल देखना है, जो जो अपने फिगर आउट करना है, सब्जेक्ट का है, हेल्पिंग वर्ब का है, मेन वर्ब का है, इन सारी चीज़ों को फिगर आउट करना है और उसके बाद में इस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है गाइस, तो ये 20 क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। इसके अलावा आपको एक होमवर्क और करना है, एक होमवर्क और करना है, आपको बता रहा हूं। नाइन, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे साथ इस पूरी की पूरी सीरीज को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास के बच्चे द फन दे हैड। ठीक है, 10th क्लास के बच्चे अ लेटर टू गॉड। इलेवेंथ क्लास के बच्चे पोर्ट्रेट ऑफ एन ओल्ड लेडी, दादी माँ। और 12th क्लास के बच्चे द लास्ट लेसन। इन चैप्टर्स के 2-2 पेज, हर चैप्टर के सिर्फ 2 पेज। अगर जैसे आप ऐसे गिनो ना, 1 पेज और 2 पेज, ऐसे भी नहीं, ये 1 पेज है, 1 पेज और 2 पेज, ऐसे, यानी पेज नंबर। 2 पेज का मतलब क्या है? 2 पेज नंबर्स देखने आपको। उनमें आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन पढ़नी है और उसके ऊपर उसका टेंस लिखना है कि ये सिंपल टेंस का है या ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। बस लाइन पढ़नी है, टेंस लिखना है, लाइन पढ़नी है, टेंस लिखना है, लाइन पढ़नी है, टेंस लिखना है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, पहला काम ये। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द टेंस इन द रिटन स्टेटमेंट। जहां पर इंग्लिश में बात लिखी गई है, क्या आप उसका टेंस पहचान पा रहे हैं? अगर आप उसका टेंस पहचान पा रहे हैं, आपको 1 सेकंड लगेगा, आप उसका हिंदी अर्थ निकाल लेंगे। और हिंदी अर्थ जब आपको समझ में आ गया और इंग्लिश से हिंदी करना आपने सीखा है, हिंदी से इंग्लिश करना आपके लिए और आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा और इजी हो जाएगा बल्कि। और प्लस आपको आंसर लिखने के लिए वोकैबुलरी भी इस दौरान मिलेगी। इसके बाद कल के लेक्चर में इन्हीं 2 पेज पे एक काम और दूंगा, बस वो और कर लेना। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि जब सीरीज खत्म होगी तो इस एक्सरसाइज का क्या शानदार रिजल्ट निकलता है, वो अपन बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये मैंने सबको दे दिया है, सबका होमवर्क। 9th वालों का द फन दे हैड, और 10th वालों का अ लेटर टू गॉड, 11th वालों का पोर्ट्रेट ऑफ एन ओल्ड लेडी, और 12th क्लास का द लास्ट लेसन। इसके 2-2 पेजेस पे आपको क्या करना है? केवल और केवल मार्क द टेंस। आपको टेंस मार्क करना है कि कौन से सेंटेंस में कौन से टेंस का इस्तेमाल किया गया है या कौन से सेंटेंस को कौन से टेंस से बनाया गया। बहुत सारे सेंटेंस बीच में ऐसे छूट जाएंगे जिनमें कोई टेंस दिखाई नहीं देगा, उनकी टेंशन भी मत लेना, उनके बारे में अपन लास्ट के 2-3 लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन ज्यादातर को आप वहां पर पहचान जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं गाइज आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।